हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इससे पहले इंटरव्यू में जो आपकी कराधान सहायक परीक्षा है, कराधान सहायक परीक्षा, इससे संबंधित हम दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, वो समझ रहे हैं। ठीक है, हर एक बात अभी तक हमने समझ ली है इससे पहले के 3 वीडियो में। वीडियो नंबर 1, उसके बाद वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3। ये आप इसी तरह एक के बाद एक देखते हुए आना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। आज हम बात कर रहे हैं वीडियो नंबर 4 में। आज हम बात करेंगे कि ये जो अनुप्रमाणन फॉर्म है इसे किस तरह से भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले देखिए, जो ये वीडियो नंबर 3 था, वीडियो नंबर 3 में हमने क्या सीखा था? वीडियो नंबर 3 में हमने सीखा था व्यक्तिगत विवरण पत्रक। तो देखिए, आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, तो आप ये व्यक्तिगत विवरण पत्रक भरना सीख जाएंगे। और साथ ही साथ कुछ चीजें अब यहाँ पर अनुप्रमाणन में फिर वो सेम रहेंगी, तो अब हम इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, आवेदन क्रमांक ये भर लेना आप, इसमें यहाँ पर रोल नंबर डाल देना आप। परीक्षा का नाम आपको मैंने बता दिया था वीडियो नंबर 3 में। क्या लिखेंगे परीक्षा के नाम में आप? तो कराधान सहायक परीक्षा, कराधान सहायक परीक्षा, कराधान सहायक परीक्षा 2022। पद का नाम क्या है आपका? तो कराधान सहायक, ये आपका पद का नाम है। क्या फोटो लगा ले इस पे? तो हाँ, फोटो लगा दो, साइन भी यहाँ कर दो। क्यों? क्योंकि ये कितनी कॉपी में अनुप्रमाणन आपको भरना है? 3। मतलब ये मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, इसी तरह से आप 2 फॉर्म और भरेंगे, मतलब टोटल 3 फॉर्म भरेंगे आप अनुप्रमाणन के। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखा है कि देखिए, जो अनुप्रमाणन फॉर्म है इसमें कोई भी असत्य जानकारी देना या तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी। ऐसा करने पर जो उम्मीदवार है वो शासन के अधीन नियोजन के लिए, मतलब उसको क्या माना जाएगा? अनुपयुक्त ठहराया जाएगा। कोई भी एंट्री को आपको, कोई भी प्रविष्टि को आपको खाली नहीं छोड़ना है। जो भी आप पर अगर लग रहा है कि आप पर एप्लीकेबल नहीं है, तो वहां पर आप क्या लिख देंगे? आप लिख देंगे वहां पर लागू नहीं। ये बात है कि आपको जो भी बताना है सब कैसा बताना है, सारी सही सही जानकारी देना है। अगर आप किसी भी पॉइंट में कुछ असत्य जानकारी देते हैं या कोई तथ्यात्मक जानकारी आप क्या करते हैं, छुपा लेंगे, तो फिर वो अनर्हता मानी जाएगी। कोई भी प्रविष्टि को आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर आप पे कोई बात लागू नहीं हो तो वहां ऐसा लिख देना है, क्या कि लागू नहीं। ये बोलता है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है? इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है। मतलब जैसे अभी आप फॉर्म जमा कर दोगे, अब फॉर्म जमा होने के बाद अगर आपको क्या किया जाता है, आपको अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है, या आप पर कोई केस चलता है, कोई मुकदमा चलता है, या आपको बंदी बनाया जाता है, या आप पे कोई जुर्माना किया जाता है, या दोष सिद्ध पाया जाता है, अथवा उसे विवर्जित किया जाता है। आप किसी भी मतलब मैटर में या तो गिरफ्तार हो गए हो, या आप पे कोई जुर्माना लग गया हो, या आपको कहीं से विवर्जित कर दिया गया हो, जिसे अनुप्रमाणन फॉर्म पहले देखिए, या कोई आप दोष मुक्त हो गए हो, ठीक है, आदि कुछ भी, मतलब कोई सा भी काम होता है, तो ब्यौरे यथा स्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को जिसे अनुप्रमाणन फॉर्म पहले भेजा गया है, आपका क्या दायित्व बनता है कि आप उन्हें तत्काल सूचित किया जाना चाहिए आपको। मतलब मान लो अभी किसी स्टूडेंट पे कोई ना कोई केस हो, ठीक है, अभी आप फॉर्म भर रहे हो, फॉर्म जाके जमा भी करिए होगे, तो आप तो उसमें वो हमने वीडियो नंबर 3 में समझा था कहाँ पर केस का उल्लेख करना है। ठीक है, वो सब बातें समझ के आ चुके हैं, तो वहां आपने लिख दिया कि केस है, तो आपने लिखा हाँ है, जमा करिए है। लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में कुछ भी उसमें चेंजेस आ जाता है, ठीक है, आप क्या हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं। तो फिर आपको क्या करना है, तुरंत तत्काल सूचित करना है
अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। आप सूचित नहीं करते तो क्या माना जाएगा कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपने छुपा ली है। ये किसकी जिम्मेदारी है? अतः यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करे जिसमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर कोई ना कोई सा प्रोसिक्यूशन अभियोजन चलाया गया था आदि, भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए हो, मतलब खात्मा कर दिया हो या मामला वापस ले लिया हो। ठीक है, अगर आप पे कोई ना कोई केस चला हो तो आपको यहाँ पर उल्लेख करना है, भले ही वो केस वापस ले लिया हो, केस खत्म हो गया हो, या उसमें आपको क्या हो गया हो, आपको दोष मुक्त भी कर दिया हो, मतलब आपको माफ भी कर दिया हो, या कोई समझौता वगैरह हो गया हो। मतलब अगर आप पे कोई ना कोई सा केस हो, किसी से भी संबंधित हो, अगर आपको अभी प्रेजेंट में केस है, लेकिन जब आप फॉर्म जमा करने के बाद आप उस केस से क्या हो जाते हैं, दोष मुक्त हो जाते हैं आप। ठीक है, आपको दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो वो सब बातें आप तत्काल इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है कि मैं दोष मुक्त हो चुका हूँ। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही है, या आपसे केस खत्म हो गया हो, या केस से रिलेटेड कोई समझौता हो गया हो, जो कुछ भी है सारी बात आपको आपके इस फॉर्म में बताना पड़ेगी। और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये आपकी स्वयं की जो आवेदक है उसकी जिम्मेदारी बनती है। पॉइंट नंबर 3 पे बात करते हैं। यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है, यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है, या तो आपने कोई असत्य जानकारी दे दी या कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है किसी भी व्यक्ति की सेवा के दौरान, मतलब जब आप सर्विस में आ गए हैं उस समय उन्हें पता चलती है, तो भी आपकी जो सेवाएं होगी वो क्या कर दी जाएंगी, समाप्त कर दी जाएगी। अब ये अनुप्रमाणन का मतलब क्यों क्यों भरवा रहे हैं आपसे? देखिए, व्यक्तिगत विवरण पत्रक क्यों भरवा रहे थे वो लोग? ताकि उन्हें पता चले कि आप कौन हैं, आपके पिताजी कौन है आपके, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कब का है आपका, आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आप कहाँ रहते हैं, आपके क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपके 10th में कितने मार्क्स है, कहाँ से आपने 10th पढ़ा, कहाँ से 12th पढ़ा, ठीक है, जॉब करते हो आप अभी प्रेजेंट में तो कहाँ करते हो, ये सारी जानकारी उन्हें मिल जाती है व्यक्तिगत विवरण पत्रक से। फिर अनुप्रमाणन क्यों? तो देखिए, ये जो अनुप्रमाणन है इसका जो उनका उद्देश्य है बहुत ही क्लियर है। ये काम आता है आपके पूरे के पूरे वेरिफिकेशन में। ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन होता है, तो उसके संबंध में ये काम आता है। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि सब बातें सही सही बताना। चलिए, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में, उपनाम भी बताना है आपको यदि कोई हो। यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो उसका भी आपको उल्लेख करना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको आपका नाम बताना है और यहाँ पे आपका सरनेम बताना है। जो भी आपका नाम हो लिख देना, नाम लिख देना, इधर यहाँ सरनेम लिख देना। ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगले पॉइंट में आपका जो वर्तमान पता है वो बताना है। ठीक है, तो ये हमने व्यक्तिगत विवरण पत्रक में भी समझा था, वही सब बातें लिखना है यहाँ भी, जो व्यक्तिगत विवरण में लिखा था वही लिखना है। पर इसमें एक बात और का ध्यान रखना है कि वहां हमने थाने का उल्लेख नहीं करा था, पर यहाँ पर हमें थाने का भी उल्लेख करना है। ठीक है, ये देखिए, तो आप ये जब फॉर्म भरे यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस लिखेंगे आप, तो ये देखना कि आप वर्तमान में कहाँ रहते हैं और आपको कौन सा थाना वहां पर लगता है वर्तमान में, और वो थाने का उल्लेख भी आप आपके एड्रेस में कर देंगे। जैसे मान लो आप कहीं भी रहते हो तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पे आप लिख दोगे कि थाना और डेट लगा के लिख दोगे कि थाना। ठीक, ग्राम शहर लिख दोगे, जिला लिख दोगे, राज्य आप लिख ही दोगे मध्य प्रदेश, पिन कोड लिख दोगे। अब आपका स्थायी पता, स्थायी पते में भी वही बात याद रखना है कि थाना, अगर थाना यहाँ भी बताना है आपको। अब आप बोलेंगे सर मेरा तो वर्तमान पता और जो स्थायी पता यही है, मान लो आपका घर जैसे मान लो इंदौर में है, तो आप बोलोगे सर मैं तो वर्तमान पता भी इंदौर में ही है, हमेशा मैं तो इंदौर में ही रहता हूँ, तो भी आपको ये दोनों के दोनों फिल करना है। क्या लिखी थी ऊपर, बात समझी थी ना, कि कुछ भी हमें क्या करना है, खाली नहीं छोड़ना है। जो लागू नहीं हो वहां पे क्या लिख देंगे, लागू नहीं, पर इसमें कुछ भी खाली नहीं छोड़ना है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यदि आप मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो, मान लो आप कहाँ से हो, पाकिस्तान से हो, तो उस देश में आपका क्या एड्रेस था, भारतीय संघ में प्रवचन की तारीख, कब आपने भारतीय संघ में आपने प्रवचन करा, किस डेट को आप आए वो बताओ। अब सामान्यतः ये बच्चों पे लागू होगा क्या, नहीं, तो क्या लिख दोगे आप, यहाँ लिख दोगे लागू नहीं।
बस वो पूरा की पूरा यहाँ तक आप खाली छोड़ दोगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक में भी भरा था हमने। ठीक है, वही बात यहाँ भी करना है। क्या? आवेदक का आधार कार्ड नंबर लिखते चले जाओगे, यहाँ एक एक डिजिट एक एक बॉक्स में। ये यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर फिल हो जाएगा। ईमेल आईडी बताया था जब भी आपको कि आपको आपकी स्वयं की ईमेल आईडी डालना है। सर मेरी ईमेल आईडी नहीं है, ये भी बात करी थी हमने। क्या करना? क्रिएट कर लेना। ठीक है, आपको आपका मोबाइल नंबर लिखने हैं यहाँ पर। ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर 7 बोल रहा है कि भैया आप कहाँ रहते हो, निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहां आप पिछले 5 वर्षों के दौरान, मतलब जो लास्ट 5 ईयर है, वहां आप ऐसे प्लेस बताना जहां पर आपने 1 साल से ज्यादा समय तक आपने रहे हो। यदि आप कहीं फॉरेन में रहे हो, इंक्लूडिंग आप पाकिस्तान में भी रहे हो, तो वहां के भी स्थानों का आपको ब्यौरा देना है। आप आपके मतलब 21 साल के बाद। ठीक है, जहां 21 वर्ष की आयु के बाद आप 1 वर्ष से अधिक समय तक कहीं भी रहे हो, तो किस तारीख से रहे, किस दिनांक से रहे, कब तक रहे। निवास स्थान का पूरा पता देना है, जैसे कौन सा वो ग्राम था, फिर वो क्षेत्र क्या था, ग्राम के बाद लिख दोगे क्षेत्र, जैसे तहसील वगैरह, जिला लिख देना, फिर थाना लिख देना। ठीक है, वो जो आपके घर का एड्रेस रहता है, गली मार्ग सड़क, वो सब लिखना है। तो कितनी जगह में लिखना है? इतनी जगह में लिखना है, ये जो बॉक्स है इसके अंदर। तो आप बोलेंगे सर इतनी सारी डिटेल कैसे? तो इसमें लिख देना जो काम काम की बात हो, जिससे समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़े अक्षर छोटे लिख लेना, पर सारी चीजें आ जाए, इसी के अंदर आना चाहिए। और ठीक है, पूर्ववर्ती खाने में उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय। ये देखिए यहाँ पर हमने ग्राम लिखा दिया, थाना लिखा, फिर आपका घर का क्रमांक, किस एड्रेस है, आपको क्रमांक नंबर, गली नंबर, वो सब बता दिया। यहाँ पर हम उल्लेखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम और राज्य बता देंगे। जैसे मान लो आप इंदौर में रहे, तो क्या लिख दोगे? इंदौर। ये हो गया आपका जिला। ठीक है, जिला मुख्यालय का नाम हो गया। राज्य बता दोगे तो राज्य क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगर देखिए जगह आपको मिल रही है, तो फिर मध्य प्रदेश ऐसे मत लिखना। ठीक है, फिर ये मत लिखना। फिर कैसा लिखोगे? ऐसे पूरा लिखना। लेकिन अगर जगह ही नहीं हो तो अब क्या करें? तो फिर ये लिख देना। ठीक, अब वहां पर आप क्यों रह रहे हैं? जैसे मान लो कोई बच्चा है जो कहाँ से था, मान लेते कोई बच्चा ग्वालियर से था। अब ग्वालियर से वो यहाँ क्यों आया? इंदौर तैयारी करने आया, तो लिख देना यहाँ पर कि कराधान सहायक परीक्षा की तैयारी करने हेतु। ठीक है, या आप मान लो जॉब करते हैं यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ पर नौकरी करने हेतु। आप व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय करने हेतु। आप कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो लिख देंगे कि आप महाविद्यालय में अध्ययन करने हेतु, विद्यालय में या यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने हेतु। जो भी रीजन रहा हो वो आपको बताना है कि आपने, अब मान लो आप 5 ही साल एक ही जगह पे रहे हो, तो एक ही बार लिख दोगे। आप 1 साल यहाँ रहिए, दूसरे साल कहीं और रहिए, तीसरे साल कहीं और, तो सब बता देना। ठीक, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। आपको ये बातें पूरी समझ लेना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई छोटी सी भी दिक्कतें ना आए। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8 पे। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं एक और चीज, कोई व्यक्ति है वो इंदौर में ही जन्म हुआ है, इंदौर में ही रहता है, इंदौर से ही उसने सब पढ़ाई करी है। ठीक है, इंदौर में ही जन्म हुआ, इंदौर में ही रहते हो, इंदौर से ही आपने कॉलेज वगैरह सब इंदौर से करा है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे, क्या लिखोगे फिर? वही जन्म से। फिर क्या लिखो? कब तक? वर्तमान, वर्तमान समय तक, वर्तमान समय तक। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा वो एड्रेस लिख दोगे, पूरा पता कि क्या ग्राम था, या घर का क्या एड्रेस है, वो नंबर आपका, जिला, थाना, सब लिख दोगे आप यहाँ पर। यहाँ पर आप आपका जिला मुख्यालय मतलब आपका जिला लिख दोगे, राज्य लिख दोगे, जैसे इंदौर में रहे तो इंदौर मध्य प्रदेश। ठीक है, निवास अवधि अब यहाँ पे हो तो आप जन्म से रहते हो, तो क्या लिख दोगे? यहाँ लिख देना आप तो, मेरा तो निवास स्थान है।
फिर आपको जरूरत नहीं है ये लिखने की कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप तो आपका तो घर है ना, निवास स्थान लिख देना। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको आपके पेरेंट्स का डिटेल देना है, या तो आप आपके फादर की दे सकते हो या मम्मी की दे सकते हो। ठीक है, जिसकी भी देना हो दे सकते हो। आपको पूरा नाम बताना है, किसका, फादर का या मदर का। आप यहाँ पर बता दोगे नाम। ठीक है। अब उपनाम में क्या करना है, तो आप तो पूरा नाम इसी में लिख देना। क्यों, क्यों ऐसा करते हैं, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्योंकि कुल नाम लिखा था, कुल नाम या सरनेम, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, उपनाम कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम तो पूरा नाम, जो भी आपके फादर का पूरा नाम हो इसी में लिख देना। वर्तमान डाक का पता लिख देना। यदि स्वर्गवास हो गया हो तो पिछला पता। ठीक है, किसका, यहाँ पर पूरी बात किसकी हो रही है, मम्मी पापा की, पेरेंट्स की बात हो रही है। या तो आप आपके फादर की डिटेल डाल दोगे या मदर की। ठीक है, तो वहाँ वही पूरा पता डालना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे थाने का लिखना है क्या फिर से, देखो लिखा क्या उनने, थाना यहाँ उल्लेख करा है क्या, नहीं ना, तो मत लिखना। पर आप बोलो सर जगह है मेरे पास तो स्पेस है, तो लिख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम और शहर लिख देना, जिला लिख देना, राज्य लिख देना, पिन कोड लिख देना, ये हो गया फिल। ठीक है, स्थायी पता फिर भर दो। ठीक, अब यहाँ पर लिखना है व्यवसाय, किसका व्यवसाय, आपने जिसकी भी डिटेल दी है, या तो आपने आपके पिता की डिटेल दी होगी, पिताजी की, या तो आपने आपकी माता जी की दी होगी। तो जिसकी भी डिटेल दी हो आपको बताना है कि वो किस में है, शासकीय में है, अशासकीय में है, प्राइवेट में है या अन्य है, यहाँ आपको लिखना है। ठीक, अब मान लो किसी के पेरेंट्स सेवानिवृत्त हो गए हो तो भी आप लिख देना, जहां पर वो पहले काम करते हो वो लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना सेवानिवृत्त। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा किस में लिखना है आपको, ये जो मैंने सेवानिवृत्त लिखा है, देखो मेरा तो थोड़ा लाइन के नीचे भी है, मैं आपको समझा रहा हूँ, पर आप ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स के अंदर ही चलना है, बॉक्स आपको क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, बात आ रही है आपको समझ में, कि बॉक्स से आपको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम, मान लो आपके पिताजी क्या हो गए हो, रिटायर हो गए हो। अब रिटायर हो गए तो आप पे लागू होगा क्या, तो फिर आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, आपको लिख देना है लागू नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो वो सेवा निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। तो आप क्या लिख दोगे, अगर सेवानिवृत्त है तो आप लिख दोगे लागू नहीं। अब मान लो किसी के पापा अभी जॉब में है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, जॉब में है, तो पहले तो यहाँ पर आप आपके उनके पिताजी की जॉब बता दोगे, क्या काम करते हैं। फिर आप ये लिखेंगे वो किस पद पे हैं, उनके पद का क्या प्रकार है, संविदा पे है, नियमित है, उस विभाग का नाम, उसका पता, उनका देखिए संपर्क नंबर भी बताना है और ईमेल एड्रेस भी बताना है, ये भरना पड़ेगा आपको। ठीक, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 पर। राष्ट्रीयता बताना है आपको, किसकी बताना है, पिता की, तो सामान्यता क्या होंगे, सब आपके माता पिता सब भारतीय हैं तो यहाँ लिख देना भारतीय। माता भी क्या है, भारतीय, लिख देना भारतीय, इंडियन। पति या पत्नी, अब ये किस पे लागू होगा, जिनका विवाह हो गया है। मान लो अब किसी स्टूडेंट का विवाह नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, तो वो लिखेगा नहीं। या कोई लड़की है उसकी अब शादी नहीं हुई तो वो भी लिखेगी नहीं। उम्मीदवार मतलब आप लोग, यहाँ पे आपकी भी नेशनलिटी क्या है तो आप भी लिखोगे भारतीय। फिर अब आपका अगर विवाह हुआ है तो आप, आपके लड़की है तो अपने पति का जन्म स्थान बताएगी, लड़का है तो अपने पत्नी का। अब विवाह ही नहीं हुआ है तो फिर अगेन क्या लिख दोगे, नहीं। इस तरह से फॉर्म भरना है। अब लिखना है जन्म तारीख, आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, हमने उसमें लिखी थी यहाँ पर, ये व्यक्तिगत विवरण पत्रक में जन्म दिनांक यहाँ भी भरना है आपको। ठीक है, ये यहाँ भी आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ठीक, अब वापस व्यक्तिगत विवरण पत्र देखते हैं। यहाँ पर देखो उन्होंने क्या बोला था कि आपकी जो आयु बताना है वो 2023 के हिसाब से बताना है। आप बोलेंगे सर 2023 क्यों, क्योंकि उनने फॉर्म में देखे, ये जो आपका विज्ञापन है उस विज्ञापन में लिखा है आयु की गणना, तो उन्होंने 1 जनवरी 2023 से मानी है, इसलिए हमने 2023 से कैलकुलेट करी। लेकिन यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं अनुप्रमाणन में,
कि आपको आपकी बताना है वर्तमान आयु। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर हम किस डेट से लें, कौन सी डेट से सर हम यहाँ पर वर्तमान आयु लेंगे? तो देखो, आप जितने भी फॉर्म भरोगे, चाहे फिर वो व्यक्तिगत विवरण पत्रक हो, जैसे ये रहा आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक, तो इस व्यक्तिगत विवरण पत्रक में लास्ट में हम एक लिखते हैं, क्या लिखा था, ये दिनांक, ठीक, जैसे 14 अप्रैल 2024, यहाँ पर भी हम लिखेंगे। और जितने भी हम फॉर्म भरेंगे ना, सब में डेट डालते हैं आखिरी में, ये रही डेट। तो ये जो हम डेट डाल रहे हैं ना, इस डेट को आप आपकी वर्तमान मान लेना और वहां से कैलकुलेट कर लेना। जैसे मान लेते हैं हम कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था, देख लेते हैं क्या डेट ली थी हमने, उसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा कि 12 अप्रैल 2001 ली थी हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने जन्म तारीख क्या लिख देंगे, यहाँ पर तो हम उसकी जन्म तारीख लिख देंगे, वही 12 अप्रैल 2001 वाली, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे वो देख लो, आपको आपकी लिखना है, ठीक है। 12 अप्रैल ये 2001 मान लो ऐसे। अब वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु की डेट कहाँ से लेंगे, जो हम फॉर्म में नीचे दिनांक लिख रहे हैं ना, जैसे मान लो आपने लिखी, क्या ली हमने, व्यक्तिगत विवरण में ली थी लास्ट में एक ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे 14 अप्रैल 2024। तो बस ये कुछ इस तरह से, ये जो वर्तमान आयु है, तो हम ये 2001 से लेकर 14 अप्रैल 2024 के बीच में आपके कितने साल हो रहे हैं, ठीक है, कितने महीने हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, ये कैलकुलेट करके लिखना है। अब आप बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, मिल जाते हैं, वहां से कैलकुलेट कर लेना और लिख देना, खुद भी निकाल सकते हो, बेसिक मैथमेटिक्स है वो। ईयर से ईयर देख लेना, महीने से महीने, दिन से दिन निकाल लेना, ठीक है। सर एक आधे दिन ऊपर नीचे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक। क्या आपने 24 लिखा, उनके हिसाब से 25 होना था, या आपने 25 लिख दिया, उनके हिसाब से तो 23 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई इस तरह से आपकी वहां पर चेकिंग नहीं करेगा। अब बात करते हैं मैट्रिक परीक्षा, मैट्रिक मैट्रिक मतलब 10वीं, मतलब जब आपने 10वीं की परीक्षा क्या करी थी, पास करी थी, उस समय आपकी एज कितनी थी, ठीक है। अब आप कैसे देखोगे, इसको भी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप जन्म, ठीक है, फिर वो आपको मैंने बताया था कि जब आप 10th की मार्कशीट रहती है तो उसमें डेट ऑफ क्या रहता है, डेट ऑफ रिजल्ट, ठीक है, हमने डाली भी थी वो डेट ऑफ रिजल्ट, ईयर भी डाला था हमने, देख लेते हैं कहाँ पे क्या डाला था, दिखाते चलता हूँ सब आपको, आराम से समझ लो, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमने भरा था ये रहा आपका 10वीं, मान लो ये हमने लिया था 19 मई 2006, 19 मई 2006। तो अब ये आपका देखिए डेट ऑफ रिजल्ट क्या हो गया, 19 मई 2006। आपका जन्म कब हुआ, थोड़ा सा गलत हो गया है ना वो, क्योंकि सब एग्जाम्पल ली थी, इसको हम कर लेते हैं 16, सब एग्जाम्पल से चल रही है अपनी चीजें, ठीक है। तो 2016 कर लेते हैं, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल है, हाँ, आप ऐसा उसका वो मत लेना लोड, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया 2016 में जैसे आप हुए, तो ये 2001 से 2000, ये 2001 से ये 2016 के बीच में आपके कितने वर्ष हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ष, ठीक है, कैलकुलेट करके, ये आपको सब आपका खुद का कैलकुलेट करना है, ये मैं आपको फॉर्म फिलिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। और दिन ये सब आप ऐसे खुद के लिख देना जो भी आए, ठीक। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, आवेदक का जन्म स्थान, कहाँ पर जन्म हुआ है आपका, जिला भी बताना है, राज्य भी बताना है। तो यहाँ उस स्थान का नाम लिखोगे जहां पर आपका क्या हुआ, जन्म हुआ, उस जिले का नाम बताना है और राज्य का नाम बताना है। वह जिला या राज्य जहाँ के आप निवासी हो, कहाँ के आप निवासी हो भैया, वो स्थान का नाम बताओ, जिले का नाम बताओ, राज्य का नाम बताओ, ठीक। पॉइंट नंबर 12 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 12 क्या बोल रहा है, आपका धर्म बताना है, जिस भी धर्म के हो आप, ठीक है, जिस भी धर्म के हो आप, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हिंदू हैं आप, तो हिंदू लिख लेना,
अब अगले पॉइंट पे आते हैं। क्या आप मध्य प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के या अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं क्या? मान लो कि आप किसी कैटेगरी में आते हो, जैसे आपने बोला हाँ आता हूं, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया था, लिखा था, क्या लिखा था? अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा था जैसे। तो यहाँ पर जैसे अब हम लिख देंगे श्रेणी का नाम, तो फिर यहाँ पे श्रेणी के नाम में क्या लिख देंगे? आपको ये फॉर्म भरना सीख लेना है इस तरह से, फिर आप आपकी डिटेल फिल कर लेना। अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, लिख दोगे नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, अब आपकी जो भी जाति हो लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, जाति लिख देना। ठीक है, और जो भी फिर आपका सरनेम वगैरह वो ब्रैकेट में लिख देना। आ गया समझ में? अब आप बोलेंगे सर हम तो किसी कैटेगरी में नहीं आते, हम तो अनरिजर्व हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? आप क्या कर देंगे? इसको आपको फिर फिल करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो क्या लिख के चले जाएंगे? नहीं। आप ऐसे लिखेंगे नहीं और इसको काट लेंगे। ठीक, अब आते हैं शैक्षणिक अर्हता। वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां पर आपने शालाओं महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु से अध्ययन किया, मतलब 15 साल से आपने, 15 साल के जब आप होगा उसके बाद आपने जहां जहां पढ़ाई करी हो वो सब बताना है। आ रहा है समझ में? कितने साल के होगा आप? 15 साल के, उसके बाद से आपको बताना है। अब हो सकता है देखो कि कोई बच्चा 14 साल 8 महीने, कोई बच्चा 14 साल 6 महीने में उसने 10th पास कर ली हो, क्योंकि देखिए आजकल एडमिशन जल्दी करा लेते हैं पेरेंट्स। तो मान लो आपने 10th की, मान लेते हैं हम, मान लो आपने पास कर ली 14 साल में, 14 साल 8 महीने में आपने पास कर ली, पर यहाँ तो 15 साल लिखा है। तो देखिए 10th एक महत्वपूर्ण एग्जाम है, उसको बताना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देना यहाँ पर। ठीक है, तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? यहाँ पर आपको जो भी आपके स्कूल का नाम था या कॉलेज का नाम है वो बताना है। ठीक है, फिर कब आपने प्रवेश की तारीख ली? अब आप बोलोगे सर ये प्रवेश की तारीख, एडमिशन की तारीख कहाँ से लाए हम? नहीं पता है तो आप किस स्कूल से पढ़े हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके वहाँ एकेडमिक ईयर कब से स्टार्ट होता था? जैसे सीबीएसई वालों का अलग डेट से होता है, एमपी बोर्ड वालों का सामान्यतः जुलाई से होता है। तो बस आप क्या लिख देना? जुलाई और कॉमा लगा के ईयर लिख देना। जैसे मान लो किसी का 2006 है, किसी का 2008 होगा, किसी का 2011 होगा, तो बस ये कॉमा लगा के लिख देना। ठीक, अब आप साला छोड़ने की तारीख, अब आप बोलेंगे सर ये तारीख कहाँ से लाऊं मैं साला छोड़ने की? तो देखिए ये तारीख तो मिल जाएगी आपको। कहाँ से मिलेगी? जिस डेट पे आपको क्या मिला, रिजल्ट, बस वो तारीख लिख देना। 10वीं के रिजल्ट की भी डेट, जो रिजल्ट है उस पर तारीख मिल जाएगी, बस वो लिख देना। 12वीं की भी जो आपका रिजल्ट है उस पर तारीख मिलेगी, बस वो तारीख डाल देना। ग्रेजुएशन में भी आपको जो रिजल्ट मिला है उसकी तारीख डाल देना। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? वो डाल देना। उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, तो यहाँ पर आप अब उत्तीर्ण परीक्षा का नाम लिख देंगे, जैसे 10वीं, तो आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? हाई स्कूल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया जैसे 10th। यहाँ पर आप लिख देंगे हायर सेकेंडरी। ठीक है, हायर सेकेंडरी, ब्रैकेट में 12th कर देंगे आप। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? स्नातक। ठीक है, चाहे तो ब्रैकेट में लिख भी दिया बीकॉम, या क्या लिख दिया? वाणिज्य संकाय। बीकॉम लिखना हो बीकॉम लिख देना, वाणिज्य संकाय लिखना हो वाणिज्य लिख देना। अब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो तो बता देना। ठीक है, आ गया समझ में? अब चलते हैं इस पॉइंट पे, प्रमाण पत्र, अंक सूची क्रमांक या रोल नंबर। तो ये सब है ना आपकी जो रोल नंबर आपकी हर उस पे लिखा रहेगा। 10वीं में भी आपका रोल नंबर मिल जाएगा आपको मार्कशीट पे, 12वीं का भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का भी मिल जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा हो तो उसका भी मिल जाएगा। लिख देना यहाँ पर, हो गया काम। ठीक, चलें आगे।
पॉइंट नंबर 14 पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि यदि आप कभी भी नियोजित रहे हो, मतलब आप कभी भी काय में रहे हो, जॉब में रहे हो, तो उसका आपको यहाँ पर आपको डिटेल ब्यौरा देना है। आप केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में या आप किसी अर्ध शासकीय में या शासकीय में या किसी निकाय में या किसी स्वशासी निकाय में या आप किसी सार्वजनिक क्षेत्र में या गैर सरकारी उपक्रम में या संस्था के अंतर्गत क्या कर रहे हो, आप वर्तमान में भी काम कर रहे हो या फिर आपने पहले कभी किया हो। ठीक है। और अगर आपने किया है तो क्या लिखेंगे, नियोक्ता जो है उसकी पूरा तारीख सहित पूरा विवरण देना। आपने कहीं भी, मतलब आपने क्या करी है, जॉब करी है, तो वो आपको इसमें दिखाना रहती है। क्या लिखोगे, धारित पद का नाम, कार्य का स्वरूप, परिलब्धियां। क्या भैया, मतलब क्या किस पद पे काम करते थे, उस पद का क्या नाम है, यहाँ लिखोगे। कब से जॉब कर रहे हो, कब तक आपने करी। जो आपका एम्प्लॉयर है उसका नाम, पूरा नाम लिखोगे, आप एम्प्लॉयर का पूरा नाम लिखोगे, उस एम्प्लॉयर की ईमेल आईडी लिखोगे और उसका नंबर लिखोगे, ये सब यहाँ लिख दोगे। आपने वो सेवा छोड़ी तो क्यों छोड़ी, कारण लिख दोगे। अब मान लो आप तो जॉब में ही हो, कर ही रहे हो आप तो फिर क्या करोगे, कुछ नहीं, इस पेरे पे कुछ मत करना, ऐसे कैसे छोड़ देना। लेकिन अगर आपने वो छोड़ दी, जॉब छोड़ दी हो तो फिर यहाँ कारण लिख देना, जो भी कारण आपको लगे कि आपने तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ी तो वो लिख देना कि तैयारी करने के लिए जॉब छोड़ी। अगर आपको कोई और रीजन हो आपका तो वो लिख देना। ठीक है, पर रीजन थोड़ा ठीक लिखना। ठीक है, क्योंकि आप इंटरव्यू में बैठेंगे, कई बार वो पूछ लेते हैं कि आपने इस रीजन के लिए, इतने से रीजन के लिए क्या आपने जॉब छोड़ दी। तो थोड़ा, मतलब मेरा कहने का मतलब है थोड़ा आप ठीक लिखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मन में आया लिख दिया। चलो 15 नंबर के पॉइंट पे चलते हैं। क्या पिछली सेवा किन्हीं नियमों के अधीन 1 महीने का नोटिस देकर सेवा छोड़ी गई थी। जब, मतलब आपने 1 महीने का नोटिस दिया और आपने सेवा छोड़ दी, तो क्या आपके विरुद्ध उन्होंने कोई कार्रवाई करी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ली उन्होंने, या जब आपकी सेवा समाप्त करने के लिए नोटिस दिया गया था या बाद में आपकी सेवा के वास्तव में समाप्त होने से पहले तक आपसे किसी मामले में आपके आचरण के लिए कोई स्पष्टीकरण मांगा गया था क्या। ठीक है, कुछ भी आपके साथ हुआ, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह ली क्या आप पर, क्या आप जॉब कर रहे थे, ठीक है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले ली हो आप पे, या फिर आपके आचरण के संबंध में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण मांगा हो। तो अगर कुछ भी ऐसा हुआ हो तो यहाँ पर आपको उसका विवरण देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर हमने तो कभी जॉब ही नहीं करी, तो क्या करें, वही, क्या लिखोगे आप, बस नहीं, नहीं लिख देना आप, तो बस ये नहीं, हो गया काम आपका, भर गया ये पॉइंट। क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो हुआ ही नहीं, नहीं, ये हो गया। क्या आप पे कभी मुकदमा चला, तो आप बोलेंगे नहीं सर मुझ पे तो कभी चला ही नहीं। क्या आपको कभी जेल वेल में बंद करा, आप बोलेंगे नहीं सर मुझे तो कभी नहीं करा, आप लिख देंगे नहीं। क्या आप पर किसी विधि न्यायालय द्वारा कोई जुर्माना लगाया, तो आप बोलेंगे नहीं सर मेरे पे तो कभी किसी ने, कोई ने जुर्माना नहीं लगाया। क्या आप कभी किसी अपराध के लिए न्यायालय ने आपको दोषी ठहराया, आप बोलेंगे नहीं सर, बस नहीं करना है। क्या आप किसी लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, अन्य किसी चयन संस्था द्वारा किसी परीक्षा में बैठने के लिए आपको विवर्जित, मतलब आपको मना किया गया, आपको अयोग्य ठहराया गया, आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। क्या करेंगे, नहीं लिख के आगे बढ़ते जाएंगे। क्या आप कभी किसी परीक्षा के लिए विवर्जित ठहराए गए या किसी विश्वविद्यालय में या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण या संस्था के द्वारा आपको वहां से निकाल दिया क्या कभी, तो आप बोलेंगे नहीं मुझे तो ऐसा कभी नहीं करा, कि कहीं से नहीं निकाला, नहीं लिख के आगे बढ़ जाएंगे। क्या आपको शासन के अधीन किसी अन्य कारणों से कार्यदायित्व या प्रशिक्षण आदि के दौरान ही कार्य मुक्त कर दिया या आपको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया क्या, तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो आप बस इन्हें नहीं नहीं करते जाएंगे। ठीक है, और ये जो हाँ हो इसे काटते चले जाना। ठीक है, आ गया समझ में। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 17 पे। पॉइंट नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय
जब आप ये अनुप्रमाणन फॉर्म भर रहे थे, भरते समय किसी भी न्यायालय में या किसी यूनिवर्सिटी में या किसी शैक्षणिक प्राधिकरण में, संस्था में या अन्य में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित मतलब पेंडिंग तो नहीं है? यदि उक्त बिंदु 16 अंतर्गत बिंदुओं में पूछे गए प्रश्नों के संबंध में आपका उत्तर हाँ है, मतलब अगर ये जो पॉइंट नंबर 16 था, ये वाला, इसका उत्तर अगर आपका आया हो हाँ, ये बोल रहा वो पॉइंट नंबर 17, ये पॉइंट नंबर 16 का अगर आपका पॉइंट हाँ में उत्तर आया हो तो आपको इस अनुप्रमाणन फॉर्म भरते समय मामला क्या था, मामला क्यों गिरफ्तारी हुई, ठीक है, निरुद्ध या जुर्माने की दोष सिद्धि, दंडादेश आदि का आपको पूरा की पूरा पूरे ब्यौरे, फुल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर देना है। इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो वहां निम्नलिखित ब्यौरे भी दिए जाए। मतलब ये बोल रहे हैं जो इतना इतना ये जो फॉर्म है ना, इसमें आप बताओ कि आपको गिरफ्तार क्यों करा गया था, आपके साथ मतलब गिरफ्तारी क्यों हुई, ठीक है, क्या दंडादेश दिया गया आपको, पूरी की पूरी डिटेल इसमें भरो। फिर आगे आप पे क्या अपराध लगा या आप पे क्या आरोप लगे वो बात यहाँ बताओ। आप पुलिस थाने में क्या आपका वो पंजीयन क्रमांक था, वो थाने का नाम, उस राज्य का नाम बताओ, ठीक है, थाने का नाम भी बताना है, जिला भी बताना है, राज्य भी बताना है। यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो आपको किस कोर्ट में आपके विरुद्ध चालान पेश हुआ वो भी बताओ। मामले का क्रमांक, मामले का जो नंबर होता है वो बताओ। न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया वो भी बताना है। कोई दिया गया दंड था तो वो दंड भी आप लिखो इसमें। क्या आपको दोष मुक्त कर दिया तो वो लिखो। दोष मुक्ति संदेह पर लाभ, दोष मुक्ति संदेह का लाभ पर आधारित है या मामला वापस ले लिया गया तो वो भी बताओ। उक्त संबंधी जो भी दस्तावेज थे वो भी संलग्न करो और उसका जो संलग्न क्रमांक हो वो भी बताओ। आप बोलेंगे सर मेरे पे तो ये कुछ भी नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? सर मुझे तो, मेरा तो कोई केस वेस नहीं है, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, साफ सुथरा। एक लाइन लिख देना यहाँ पर नहीं। और फिर ये सब इसके अंदर के पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, यहाँ पे कुछ मत लिखना, हर पे नई नई नहीं लिखना है। क्यों? क्यों? क्योंकि हमारा ये इस मेन पॉइंट पे ही हमने क्या कर दिया है, नहीं लिख दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 18 पे। क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन जो सरकार के द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया, मतलब आप किसी ऐसे संगठन से जुड़े हैं क्या जिसे सरकार ने क्या वो विधि विरुद्ध मतलब लॉ के विरुद्ध उसे डिक्लेयर कर दिया है, किया गया है, के सदस्य हैं या आप उसके सहयोजित रहे हैं? यदि ऐसा हो तो पूर्ण प्रविष्टियां दें, जैसे संगम, मतलब किस आप संगम से, किस एसोसिएशन से, उस संगठन का क्या नाम है, उसकी सदस्यता, उसकी संबद्धता, किस अवधि में आप रहे, ये सब बातें बताओ। आप बोलेंगे सर मैं तो ऐसा किसी भी एक्टिविटी से, किसी भी ऐसे संगठन से जुड़ा ही नहीं हूँ जिसको गवर्नमेंट ने लॉ के अगेंस्ट डिक्लेयर कर रखा हो। तो क्या करेंगे फिर आप? अब तो आपको भी पता चल गया है, इस हाँ को काटेंगे और यहाँ क्या लिख देंगे, नहीं। अब आप यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, ठीक है। अब दिनांक में एक और बात याद रखना, देखो फॉर्म इतने सारे हैं, कुछ फॉर्म आप जैसे आज 12 अप्रैल को भरोगे, कुछ फॉर्म 13 को भरोगे, कुछ 14 को भरोगे। तो देखो सब पे तारीख एक साथ डाल लेना। जैसे मान लो आपके सारे फॉर्म 15 तारीख तक भर गए, 14 तक भर लिए, या आपने आज की तारीख में ही सब भर लिए, तो फिर सब पे एक तरफ से तारीख, जैसे मान लो 13 अप्रैल, तो 13 अप्रैल 2024 सब पे एक जैसे डाल देना, ठीक है। अब आप बोलो सर अलग अलग डाल दो तो क्या, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर जनरली जनरली जो भी स्टूडेंट का फॉर्म देखा गया है सबने सेम डेट ही यूज करी थी। अलग अलग भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, सेम कर लोगे ठीक है। यहाँ दिनांक लिख देना, यहाँ आपको स्थान लिख देना जहां से भी हो आप, मतलब एट प्रेजेंट जहां पर हो। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मान लो कोई बच्चा है वो कहाँ का है, जैसे मान लो कोई बच्चा बालाघाट का है, अभी वो कहाँ रह रहा है, इंदौर में, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पर बालाघाट लिख सकते हो, चाहो तो इंदौर लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक, ठीक है, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आती। दिनांक डाल देना। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे साइन करना है क्या, तो हाँ साइन करना है। क्यों करना है साइन? क्योंकि आपको ये जो फॉर्म है ना ये 3 बार भरना है, मैंने तो आपको बता दिया। इसी तरह आप और 2 बार फॉर्म भरे, टोटल ये फॉर्म आपको कितनी बार भरना है,
3 बार, ठीक है। इसलिए आप इस पे भी साइन करोगे, फिर अगला दूसरा फिर एक और फॉर्म भरोगे, फिर उस पे साइन करोगे, फिर एक और फॉर्म भरोगे, उस पे साइन करोगे, यहाँ नाम लिख देना। कृपया इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देखिए, हमने शुरू में ही पढ़ ली थी। यथा स्थिति हाँ या नहीं को काट कर यही हमने करा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अलग अलग दिया जाना चाहिए, इसीलिए हमने देखिए ये पॉइंट लिखा था, इसीलिए देखिए हम हर जगह काटते हुए आए, ठीक है, सब जगह हमने काटा है, आप भी ऐसे काटते चलना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा मेंशन कर रखा है ये टिप्पणी में कि आपको जो भी आप पे लागू हो, हाँ या नहीं में से अगर आप पे लागू क्या हो रहा था, देखा है हमने, आप पे यहाँ पर लागू हो रहा था मान लो हाँ, तो फिर इसको काट देना, ठीक है ना, कोई ऐसा उसमें वो नहीं है, तो ये बात उन्होंने लिखी है, इसलिए हमको ऐसा करते चलना है। अब ये बोल रहे हैं देखो आप जहाँ भी रहते हो ना, तो आपके मोहल्ले के 2 ऐसे व्यक्तियों को रेफर करो जिनको आप जानते हो, यहाँ पर आपको उनका केवल क्या लिखना है, नाम, ठीक है, जो आपको जानते हो, किसी का भी लिख सकते हो आप, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये मुझे जानता है, उसका लिख देना। अब आप बोलोगे सर इसमें होगा क्या, इस वेरिफिकेशन में? आपके घर पे आएंगे पुलिस वाले और वो इन दोनों से पूछते हैं क्या भैया इसको आप जानते हो, तो वो बोलेंगे हाँ जानते हैं, बस ऐसा वेरिफिकेशन आपका होता है, ठीक है, तो इसलिए वो लिखवा रहे हैं आपसे। चलिए मैं प्रमाणित करता हूं कि पूर्ववर्ती जानकारी, पूर्ववर्ती मतलब ये जो ऊपर मैंने जितनी भी जानकारी दी है, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा विश्वास है, वो क्या है, पूरी तरह से सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूं जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो मतलब कम होती हो, ऐसी कोई भी बात नहीं, मुझे नहीं पता ऐसी कोई बात। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य से मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई बात के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाती, मतलब कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मुझे बताना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं बताई है, तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए, मतलब वो जो हमको जिन्होंने अपॉइंट करा है, जिस बॉडी ने, जिस अथॉरिटी ने हमको क्या करा है, नियुक्त करा है, उन्हें कोई कारण बताने की भी आवश्यकता नहीं है और वो जब चाहे फिर वो मेरी सेवाएं क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, ऐसा उनको पूरा अधिकार होगा और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो मुझ पे पूरी तरह से बंधनकारी मतलब लागू होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पर आप तारीख डाल देना, स्थान लिख देना, यहाँ पर आप आपकी साइन कर देना, नाम लिख देना और ये आपका फॉर्म, ये वाला पेज भी भरा गया। अब इस पेज पे क्या लिखा है, नियुक्ति करता मतलब जहां पर आप अपॉइंट हो रहे हो वहां का जो ऑफिस है वो भरेगा, तो हमको क्या करना है, हमको इस पेज को छूना तक भी नहीं है, पूरा ऐसा कैसा खाली की खाली जुड़ा रहेगा ये, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये जो अनुप्रमाणन फॉर्म था ये पूरा हमने भर लिया, ठीक है। कितनी बार भरोगे आप इसे, 3 बार, ठीक है, जैसे अभी हमने कितनी बार भरा, 1 बार, इसी तरह आप 2 बार और भरोगे, ठीक है, टोटल कितनी बार भरोगे, 3 बार। तीनों की तीनों कैसे होना चाहिए, मूल कॉपी में। मूल कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपको आपके हाथ से लिख कर इसको जमा कराना है, फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी, ठीक है, आ गया समझ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, साथ ही साथ ये नंबर सेव कर लेना, व्हाट्सएप नंबर है ये 8962429653, ठीक है। एक और नंबर है 91119063 और 64, इन दोनों नंबर्स को आप क्या करेंगे, सेव कर लेना, ठीक है। लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम में भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले लेना। तो विजय एकेडमी इंदौर का, विजय एकेडमी इंदौर का आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। साथ ही साथ आप इसका व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, तो व्हाट्सअप चैनल पे भी आपको ये सब जुड़ने का मतलब क्या है, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके लिए ज़रूरी है वो मिलती रहे, इसलिए ये सब आप ज्वाइन कर लेना,
ठीक है, तो अब अगला वीडियो ये कौन सा था, ये हमारा वीडियो नंबर 4 था। ठीक है, वीडियो नंबर 1 में हमने 87 और 13% को समझा था वीडियो, और पूरी की पूरे वीडियो नंबर 2 में क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट है दस्तावेजों के लिए, ठीक है, ये सब बात करी थी। वीडियो नंबर 3 में हमने व्यक्तिगत विवरण पत्रक भरना सीखा, व्यक्तिगत विवरण पत्रक भरना सीखा। वीडियो नंबर 4 में हमने अनुप्रमाणन सीखा। अब वीडियो नंबर 5 आएगा जो कि आपका लास्ट वीडियो रहेगा। इसमें आपके जो रिमेनिंग है, जो भी बचे हुए फॉर्म है, उन्हें भर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये जो आपसे एमपीपीएससी, कौन, एमपीपीएससी आपसे जो ये कराधान सहायक परीक्षा के लिए आपसे जो भी उसने दस्तावेज मांगे हैं, आप इन्हें क्या कर पाएंगे, आसानी से फिल कर पाएंगे और आपसे कोई त्रुटि नहीं हो, इसी पर्पज से ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम जो रिमेनिंग फॉर्म है उन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। नमस्कार आप सभी को मेरा।